नमस्कार, मैं नीलांजन सेन आप सबका स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल साइंस एंड फैक्ट्स में। कोरोना वायरस और प्लाज्मा थेरेपी, ये जो प्लाज्मा थेरेपी नया एक ट्रीटमेंट निकला है, ये और कोरोना वायरस दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कैसे? पूरा वीडियो देखो। कोरोना वायरसेस फैमिली कोरोना विरिडीए को बिलोंग करता है। यह वायरसेस 1930 को पहली बार डिस्कवर किया गया था डेविड टायरल और जून अल्मीडा के द्वारा। कोरोना वायरसेस को एनवेलप वायरसेस कहा जाता है। एनवेलप वायरसेस यानी कि वायरस के बाहर एक खोल जैसा रहता है जो वायरस को एक्सटर्नल अटैक से प्रोटेक्ट करता है। ये वायरसेस का जेनेटिक एलिमेंट है आरएनए। आरएनए एक जेनेटिक एलिमेंट है जिससे प्रोटीन बनता है, चाहे सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या फिर एक ह्यूमन बीइंग हो। जितने भी उसके बॉडी के जो भी कंपोनेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन से बनता है। तो यह आरएनए प्रोटीन को मेनली बनाता है। तो इस आरएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कवर रहता है जिसको न्यूक्लियोकैप्सिड कहते हैं। आरएनए न्यूक्लियस के अंदर रहता है, आरएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कवर रहता है न्यूक्लियोकैप्सिड होता है। और ये वायरसेस आरएनए वायरसेस में से सबसे बड़ा है। यह है कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर। ये जो थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं आरएनए। इससे बनता है वायरस का प्रोटीन और इसके ऊपर जो कवर है इसको कहते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड। अब सवाल ये है कि इसको कोरोना वायरस क्यों कहा जाता है। कोरोना एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है क्राउन या फिर मुकुट। वायरस के ऊपर एक गोल्फ क्लब के आकार का एक स्ट्रक्चर होता है। अगर आप पिक्चर में ध्यान से देखें तो वायरस के ऊपर एक स्पाइक जैसा रहता है, उसके ऊपर गोल्फ क्लब के आकार का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि पूरी क्राउन या फिर मुकुट से मिलता है। इसी वजह से इसको कोरोना कहते हैं। दूसरा और एक तर्क वैज्ञानिक देते हैं कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूरज की जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स जो होता है उसका जो एक स्ट्रक्चर बनता है उसका स्ट्रक्चर इस वायरस के स्ट्रक्चर से पूरा रिजेंबल करता है। इसी वजह से भी इसको कोरोना वायरस कहते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, वायरस का स्ट्रक्चर बिल्कुल ही सोलर कोरोना से मैच कर रहा है, तभी इसका नाम कोरोना वायरस पड़ा। कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस इन्फेक्शियस डिजीज 19, ये बीमारी SARS-CoV-2 यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 की वजह से होता है। रेस्पिरेटरी सिंड्रोम मतलब ये बीमारी आपके लंग्स को इफेक्ट करता है, न्यूमोनिया जैसे सिम्टम्स होते हैं। ये वायरस पहली बार चाइना के वुहान प्रांत में 17 नवंबर 2019 को पाया गया था। इस वायरस का एक और भी बहुत फेमस नाम है, बताऊं क्या? चाइनीज वायरस। हमारा लंग्स बहुत सारे सेल्स से बना हुआ है जिनको एल्वियोलर सेल्स कहा जाता है। इन एल्वियोलर सेल्स के ऊपर एक प्रोटीन रहता है जिसको H2 रिसेप्टर्स कहते हैं। SARS-CoV-2 वायरस या फिर कोरोना वायरस 2 यही H2 रिसेप्टर्स के जरिए हमारे सेल्स के लंग सेल्स के अंदर घुस जाता है। वायरस के ऊपर एक स्पाइक होता है जिसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। इसी ग्लाइकोप्रोटीन के सहारे वो लंग सेल्स के ऊपर जो H2 रिसेप्टर्स होते हैं उससे वो कनेक्ट करता है और सेल्स के अंदर घुस जाता है। H2 मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2, ये एक एंजाइम है। साइटोकाइंस एक तरह के प्रोटीन होते हैं जो कि इम्यून सेल्स बनाते हैं। साइटोकाइंस मैसेंजर्स का काम करते हैं। जब भी बॉडी में कहीं पे भी पैथोजेंस होता है तो साइटोकाइंस इम्यून सेल्स को इन्फॉर्म कर देते हैं और इम्यून सेल्स वहाँ आके इस पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। As SARS-CoV-2 वायरस इज न्यू, सो ऑब्वियसली इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा फाइट करना पड़ता है इस वायरस को ख़त्म करने के लिए। इसी इम्यून सिस्टम के ओवरबर्डन के चक्कर में इम्यून सिस्टम में एक मेल फंक्शनिंग हो जाता है जिसको कहते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म। ये साइटोकाइन स्टॉर्म क्या है? साइटोकाइन स्टॉर्म होता है साइटोकाइन का तूफान। साइटोकाइंस का एक्चुअली काम होता है कि जब वायरस या फिर बैक्टीरिया पैथोजन ब्लड में होता है तो साइटोकाइन सेल को मैसेंजर का काम करता है। साइटोकाइन इन्फॉर्म कर देता है सेल्स को। साइटोकाइन जाके सेल्स को इन्फॉर्म करता है कि यहाँ पे पैथोजन है और सेल आके उस पर अटैक करते हैं। और साइटोकाइन का एक दूसरा काम है जो है कि साइटोकाइन सेल्स को सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने को कमांड देता है। जब भी सेल में वायरस का काउंट बढ़ जाता है तो सेल को सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने का कमांड देता है। यही जब ऐसे वायरसेस जैसे कि SARS-CoV-2 ये एकदम
मतलब बहुत ही खतरनाक वायरस है, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और इसी का रिजल्ट हो जाता है साइटोकाइन स्टॉर्म। ये साइटोकाइन स्टॉर्म की वजह से ही इतने लोगों की मौत हो रही है, जो आप लोग रोज़ मौत सुन रहे हैं, जो भी जितने बाहर के देशों में मौत हुआ है, हमारे देश में तो बहुत कम हुआ है। ये साइटोकाइन स्टॉर्म भी एक मेन रीज़न है इसकी वजह से हो रहा है। साइटोकाइन स्टॉर्म के क्या होता है कि जो सेल होता है, हेल्दी सेल और इम्यून सेल, उनके बीच में कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है। ब्रेक हो जाने की वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा साइटोकाइन प्रोड्यूस करने लगता है इम्यून सेल। और ये साइटोकाइन क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ वायरस इन्फेक्टेड सेल्स ही नहीं, हेल्दी सेल्स को भी वो डिस्ट्रॉय कर देता है, डिस्ट्रॉय होने का कमांड देता है, जिसकी वजह से वो सेल पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। और ये जब ज़्यादा से ज़्यादा लंग सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाता है तो प्रॉब्लम बढ़ के नेक्स्ट स्टेज चला जाता है, जिसको कहता है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया में क्या होता है कि जो भी सेल है वो डिस्ट्रॉय हो से सेल से जो फ्लूइड निकलता है वो जाके लंग्स के जो एयर सैक है उसमें जाके जम जाता है, लंग्स में फ्लूइड जम जाता है, जिसकी वजह से लंग्स का जो ऑक्सीजन का कैरिंग का कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाता है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी एकदम नहीं कर पाता है पूरी तरह से। तो ये न्यूमोनिया बढ़ बढ़ के वायरस की वजह से, साइटोकाइन स्टॉर्म की वजह से एक और भयानक रूप धारण करता है, जिसको कहते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ये लास्ट स्टेज होता है कोरोना वायरस, कोविड-19 बीमारी का लास्ट स्टेज ARDS ही होता है, जिसके वजह से पूरा लंग्स खत्म हो जाता है, एकदम खत्म। वो ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं ले पाता है और इसकी वजह से पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है। वेंटिलेटर डालना समझ रहे हो? वेंटिलेटर मतलब वो पेशेंट बचेगा नहीं, उसके बचने का चांसेस बहुत ही कम होता है और अल्टीमेटली उसको रेडीमेड ऑक्सीजन देना पड़ता है। तो यही मेन दो कारण है, ये साइटोकाइन स्टॉर्म और उससे रिलेटेड न्यूमोनिया और ARDS, जिसकी वजह से इतनी मौतें हो रही हैं कोरोना वायरस से। और यही दो रीज़न हैं जिसकी वजह से कोरोना वायरस इतना खतरनाक है। हम लोग लकी हैं कि हम लोग भारतवासी हैं, हमारे देश में ऐसा संस्कृति, ऐसा कल्चर है, हमारा फूड ऐसा है जिसमें जो किचन है उसी में ही बहुत सारे मेडिसिन, जो मसाले हैं, हम जिसका मसाला कहते हैं, वो एक्चुअली मेडिसिन है। वो जो हल्दी आप यूज़ करते हो या फिर जो आप वो दालचीनी वगैरह जितने भी मसाले आप यूज़ करते हो, वो सब में मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। वो सब आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, वो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और ऐसे खतरनाक वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने में, उसको ख़त्म करने में मदद करता है। इसी वजह से आप लोग देख रहे हैं कि लॉकडाउन फेल हो जाने की वजह से भी केसेस जो जिस हार से वो बढ़ रहा है, पहले 1000, 2000, अब 10, एक दिन करके 10,000, 20,000, 25,000, तो 10 लाख क्रॉस कर चुका है। शायद नेक्स्ट वीक तक 20 तक पहुंच जाएगा, लेकिन डेथ का रेट बहुत कम है उस हिसाब से। ये हमारी फूड का पावर है, हमारी संस्कृति का पावर, हमारे फूड का पावर है, जिसकी वजह से हमको इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है, वो लड़ पा रहा है। जिनको कोई और बीमारी है वही ज़्यादा इफेक्ट है, जिनमें वायरस बहुत ज़्यादा मात्रा में शरीर के अंदर जा रहा है, वो लोग इफेक्ट हो रहे हैं। हमारा ब्लड बहुत सारे सेल से बना हुआ है, जैसे कि RBC और WBC। इसी ब्लड का एक और पार्ट है जिसको कहते हैं प्लाज्मा। ब्लड के लिक्विड पोर्शन को कहते हैं प्लाज्मा। ये येलो कलर का होता है और इसी में एंटीबॉडीज रहते हैं, जिसको प्लाज्मा थेरेपी में यूज़ किया जाता है। एंटीबॉडी एक तरह का प्रोटीन होता है जो इम्यून सेल्स बनाते हैं। इम्यून सेल्स को वायरस और बैक्टीरिया को चिन्हित करने में मदद करते हैं। ये एंटीबॉडी वायरस और बैक्टीरिया के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से इम्यून सेल्स इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसी एंटीबॉडी का इस्तेमाल प्लाज्मा थेरेपी में किया जाता है। इस प्लाज्मा में पाया जाता है, उसी एंटीबॉडीज़ का इस्तेमाल किया जाता है प्लाज्मा थेरेपी के लिए। प्लाज्मा थेरेपी कोई नया थेरेपी नहीं है, ये बहुत साल पहले आविष्कार किया गया था। डॉक्टर एमिल वॉन बेयरिंग एक बायोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इसको पहली बार खोजा था। इसका इस्तेमाल पहले भी हो चुका है, जैसे बहुत सारे खतरनाक बीमारियां जैसे कि टाइफाइड, पोलियो, डिप्थीरिया के ट्रीटमेंट के लिए। जब इनका वैक्सीन अवेलेबल नहीं था तब इसका यूज़ हो चुका है इसके ट्रीटमेंट के लिए।
अब प्लाज्मा थेरेपी दो तरह का होता है। प्लाज्मा थेरेपी एक है कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी और एक है हाइपेरियन प्लाज्मा थेरेपी। कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी में आप जो जिस इंसान के बॉडी के अंदर कोरोना के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज है वो बन चुका है, उस एंटीबॉडी उसके ब्लड को लिया जाता है, वहाँ से प्लाज्मा को अलग किया जाता है और उस प्लाज्मा जिसमें एंटीबॉडी है उसको इंजेक्ट किया जाता है कोरोना पेशेंट के अंदर। तो इसका सक्सेस रेट 40% है इंडिया में, लेकिन ये कोई फुल प्रूफ ट्रीटमेंट नहीं है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी बताया है कि ये कोई फुल प्रूफ ट्रीटमेंट नहीं है, ये जस्ट एक मतलब एक कोशिश, एक एफर्ट है ताकि कुछ हद तक हम कोरोना के केसेस को कम कर सके, लोगों को ठीक कर सके। और एक दूसरा प्लाज्मा थेरेपी है, वो है हाइपेरियन प्लाज्मा थेरेपी। इसमें वही सेम प्रोसीजर यूज किया जाता है, सिर्फ इसमें एक आयन ऐड किया जाता है जिसको कहते हैं बीटा आयन। तो बीटा आयन को ऐड किया जाता है आयनाइजर डिवाइस के जरिए, सॉरी नेगेटिव आयन को ऐड किया जाता है आयनाइजर डिवाइस के जरिए और फिर उसको पेशेंट के अंदर दिया जाता है। ये थेरेपी यूज हो चुका है जर्मनी और चाइना में, ये बहुत ही सक्सेसफुल है। हालांकि जो वीडियो बनाने का मकसद है वो ये भी है कि ऐसे भी इंफॉर्मेशन पब्लिक को दिया जाए, लोगों को दिया जाए जो उनके पास वो नॉलेज नहीं है। जैसे कि प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बहुत लोगों को पता होगा, बहुत को नहीं भी पता होगा। प्लाज्मा थेरेपी का जो मेन चीज़ है उसका भी एक रिस्क होता है। मेडिकल साइंस में जो भी मेडिसिन है या जो भी वैक्सीन है सबका एक प्रॉस और कॉन होता है, तो इसका भी प्रॉस और कॉन। इसका कॉन ये है कि इसके रिलेटेड भी बहुत सारे रिस्क है। वो रिस्क क्या है कि जिसका प्लाज्मा लिया जा रहा है, वो जिसके शरीर में इंजेक्ट किया जा रहा है, तो वो जिसके शरीर में इंजेक्ट किया जा रहा है उसके जो प्लाज्मा है, जो ब्लड की जो ब्लड सब्सटेंस प्लाज्मा है, उसमें ऐसे बहुत सारे खतरनाक और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हार्मफुल पैथोजेंस रह सकते हैं जिससे कोई दूसरा इन्फेक्शन उस पेशेंट को हो सकता है। और एक है अलग से एंटीबॉडी देना किसी के शरीर में, ये उसकी इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। इम्यून सिस्टम का काम है पहचान के एंटीबॉडी बनाना, लेकिन अगर हम उसी का ही काम करने लगे तो उस पर तो इफेक्ट पड़ेगा ही, तो उसका इफेक्ट पड़ता है, उससे कोरोना के री इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ता है, जिसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों को फिर से कोरोना हो रहा है। ये भी एक कारण हो सकता है, प्लाज्मा थेरेपी भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से कोरोना केसेस रीअपियर हो रहे हैं, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और ऐसे वर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट जो कह रहे हैं। और एक है कि अगर ये थेरेपी फेल हो गया, क्योंकि देखिए जो प्रोटीन जो बन रहा है, जो एंटीबॉडी जो बन रहा है, जिसके शरीर में बन रहा है, वो तो जिसके शरीर में प्रोटीन को इंजेक्ट किया जा रहा है वो उसका शरीर तो उसको एक्सेप्ट नहीं भी कर सकता है, क्योंकि उस शरीर का प्रोटीन नहीं है। जिसके शरीर में इंजेक्ट किया जा रहा है उसका शरीर का प्रोटीन तो वो नहीं है, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं भी कर सकता है, तो इसकी वजह से इन्फेक्शन और भी बढ़ सकता है। और एक जो मेरा एनालिसिस है, मेरा जितना नॉलेज है, मैंने जितनी पढ़ाई की है माइक्रोबायोलॉजी में, मेरा जितना नॉलेज है वो मैं कह सकता हूँ कि इससे इम्यून सिस्टम और ट्रिगर हो सकता है, जिससे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी हो सकता है, जिससे इम्यून सिस्टम उस चीज को तो एक तो रिजेक्ट तो करेगा ही, रिजेक्ट करने के चांसेस है क्योंकि वो उसका प्रोटीन नहीं है, तो उसको अटैक करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। और दूसरा चीज, इससे वो जो हेल्दी टिश्यू उस पर भी अटैक कर सकता है, उसको भी वो डैमेज करेगा। और ये भी एक कारण है जिसकी वजह से भी इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, बहुत सारे लोग मर भी रहे हैं प्लाज्मा थेरेपी के देने के बावजूद भी। साइंटिस्ट ने भी इसको नकारा है, बहुत साइंटिस्ट ने भी, कि ये कोई फुल प्रूफ ट्रीटमेंट नहीं है। और ये भी आप लोग ऐसे नहीं कह सकते कि इससे पूरी ठीक हो जाता है कोरोना, इससे कोई कोरोना ठीक नहीं होता है। अभी सभी को इंतज़ार है कि वैक्सीन कब आएगा। अमेरिका कह रहे कि अगले साल तक वैक्सीन आ जाएगा, हमारे देश में कह रहे कि 15 अगस्त तक वैक्सीन आ जाएगा। पर वैक्सीनेशन के अलावा अभी कोरोना का कोई फुल प्रूफ इलाज नहीं है, जो कि रिसर्च अभी चल रहा है कि वायरस नया है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड वायरस है, तो इसके ऊपर और ज़्यादा काम करना होगा, तो और तब और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें पता चलेगा। तो ये था हमारा वीडियो कोरोना वायरस और प्लाज्मा थेरेपी से रिलेटेड। वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। बेल आइकॉन के साथ 3 ऑप्शन आता है, जो ऑल है वो ऑल वाला ऑप्शन प्रेस कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियोस जो हमारे चैनल पे आएगी ताकि आपकी नोटिफिकेशन को मिलती रहे। और कमेंट करके बताएं कि कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा और किस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, मुझे बताएं ताकि मैं उस पर वीडियो बनाऊं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन आपके फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव तक पहुंचे और उनको कुछ नॉलेज मिले। क्रिएटर का काम होता है कि कुछ अच्छा चीज़ दे, तो मेरा काम यही है कि मैं समाज को, देश को, लोगों को कुछ अच्छा चीज़ दूं ताकि उनका ज्ञान बढ़े। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।